सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के छठवें लेसन की चर्चा कर रहे थे। लेसन का नाम है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, इस लेसन के 2 वीडियो अपने पहले अपलोड हो चुके हैं। आज थर्ड वीडियो में, पहले के 2 वीडियो अपने जो कंप्लीट हुए थे ना, उसमें इस लेसन के 5 प्रश्नों की अपने चर्चा हो चुकी थी। क्योंकि शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो लेसन है ना, इस लेसन से आपके 1 प्रश्न बनेगा और वो अकेला प्रश्न होगा 7 नंबर का। तो इस लेसन को अपन बड़े प्रश्नों के रूप में ही संपूर्ण लेसन का अध्ययन करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है ना, वो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटेंगे अपन। एक तो राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं सामान्यकालीन, और दूसरी राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं संकटकालीन या आपातकालीन। मतलब आपातकाल या संकट काल के समय तो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं, और एक सामान्य स्थिति में या सामान्य काल में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो दोनों बड़े प्रश्न बनते हैं। पहले अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की। तो देखो, इसका आंसर देखते हैं अपन। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को अपन 4 भागों में बांटेंगे। पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति। सबसे पहले अपन लिखेंगे कार्यपालिका शक्ति कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में पहला तो आता है क्या, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। देश के जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं, वो नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति ले लो, कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्र के जो भी सभी मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता रहने दो, इसमें महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये अपन लिखते हैं किन किन की नियुक्ति करता है। इसमें आप लिखना देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद, मतलब मंत्री, जो भी मंत्री होते हैं ना, सारे मंत्रियों को मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं, उस समूह को मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के सदस्यों, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा एक पद होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी ये भारत सरकार का वकील होता है। इस महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा होता है एक महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक कह दो, चाहे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कह दो, जो भी सरकारी विभाग आते हैं ना, उन सरकारी विभागों के अकाउंट्स की जांच कौन करता है, महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसके अलावा अपन बात करें, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। इसके अलावा अपन कह सकते हैं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल। भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो IAS, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम होते हैं ना, IAS वगैरह की एग्जाम, वो कौन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
तो देखो राष्ट्रपति की सबसे पहले अपन चर्चा करे थे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति अपन 4 कार्यपालिका शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की। पहली कार्यपालिका शक्ति कौन सी है? महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपनी कॉपी में इसका नोट से बना लेना। अब दूसरी शक्ति की अपन चर्चा करें। दूसरी शक्ति अपन लिखेंगे शासन संचालन संबंधी शक्ति। तो दूसरी शक्ति कौन सी हो गई? शासन संचालन संबंधी शक्ति। देखो शासन संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण नियम बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। बस इतना सा ही लिखना आपको इसमें। तो इसमें आप ये लिख देना शासन संचालन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति। शासन संचालन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब ये शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरी कार्यपालिका शक्ति अपन ये बता सकते हैं क्या? शासन संचालन संबंधी शक्ति। तीसरी शक्ति अपन बता सकते हैं वैदेशिक शक्ति। वैदेशिक शक्ति का मतलब होता है विदेशों से संबंधित शक्ति। जैसे ये अपना भारत है, मान लेते हैं, जैसा भी अपन टूटा फूटा बनाए, ये अपना क्या है? भारत है। अब भारत के ये जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन और कोई मान लो दूर के देश, मान लो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह जो भी देश मान लो, ये तो हमारा देश हो गया। दूसरे देश क्या हो गए? विदेश हो गए। तो विदेशों में मतलब दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति की कौन सी हो गई? वैदेशिक शक्ति हो गई। तो इसमें आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखनी है, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करना है, भारत अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करेगा तो वो समझौता किसके नाम से होगा? भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसके अलावा विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो राजदूत भी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व है, भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। जैसे विदेशों के साथ जो भी समझौते किए जाते हैं, विदेशों के साथ हम जो भी समझौता करते हैं, ऐसे लिख लो विदेशों के साथ हम का मतलब हमारा देश, विदेशों के साथ हम जो भी समझौता करते हैं, जो भी समझौता करते हैं वह समझौता किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होता है। वह समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। इसके अलावा विदेशों में देखो भारत क्या है कि दूसरे देशों के साथ समझौता बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश में अपना एक दूतावास बना हुआ होता है और उस दूतावास में हम हमारे देश का एक राजदूत नियुक्त करते हैं। अब वो राजदूत किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसी के आगे हम लिख सकते हैं विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो देखना कार्यपालिका शक्ति में अपन सबसे पहले तो अपन ने पॉइंट लिखा था क्या? महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति।
उसके बाद में शासन संचालन संबंधी शक्ति, तीसरा हो गया वैदेशिक शक्ति, और चौथा जो है कार्यपालिका शक्ति में वो आएगा सैनिक शक्ति। तो चौथी कार्यपालिका शक्ति अपन देखते हैं। चौथी कार्यपालिका शक्ति कौन सी है? सैनिक शक्ति। देखो तीन सेनाएं हैं भारत की, अपन बात करें थल सेना, जल सेना, नौसेना। कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो गई? सैनिक शक्ति हो गई। तो अपन इसमें लिख सकते हैं भारत की तीनों सेनाओं, कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख देना जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये तो देखो सामान्य कालीन शक्तियों में मैंने आपको शुरू में बताया था कि चार सामान्य कालीन शक्तियां देखेंगे अपन, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। अभी जो अपन ने 4 पॉइंट लिखे हैं वो ही है कौन सी शक्ति के? कार्यपालिका शक्ति के। तो कार्यपालिका शक्ति में 4 पॉइंट कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे कौन सी शक्तियां? विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति हो गई कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में देखना, पहला तो अपन कह सकते हैं संसद के अधिवेशन संबंधी शक्ति। अब इसको समझना आप लोग। संसद मतलब लोकसभा व राज्यसभा, ये दो ही सदन है संसद के। संसद का चाहे कोई सा भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका अधिवेशन, अधिवेशन मतलब बैठके, उनकी बैठके या अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उनके अधिवेशन की समाप्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसमें एक तो अपन ये लिखेंगे संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति ही उन अधिवेशनों की समाप्ति करता है। इसके अलावा यदि दोनों सदनों की कभी एक साथ बैठक बुलानी हो, जिसे अपन कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन, तो वो संयुक्त अधिवेशन भी किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो अब देखना है इसमें देखिए अपने को क्या लिखना है। इसमें आप लिख देना संसद के अधिवेशन बुलाने, संसद के अधिवेशन बुलाने तथा अधिवेशन समाप्त करने, मतलब अधिवेशन बुला भी लिया और 4, 5, 10 दिन बाद में, सामान्यतः 45 दिन का होता है, जैसे 45 दिन या 42 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए, उस अधिवेशन को समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो संसद के अधिवेशन बुलाने तथा अधिवेशन समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा अगर दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन होगा तो उसे कहेंगे अपन क्या? संयुक्त अधिवेशन। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसी में आगे लिख देना इसके अलावा राष्ट्रपति दोनों सदनों, दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। जब भी राष्ट्रपति को लगे कि हाँ भाई आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए, तो वो बैठकें कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति क्या हो गई? संसद के अधिवेशन संबंधी शक्ति। दूसरी विधायी शक्ति अपन देखें
तो आपको पता हो तो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों की नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है। तो दूसरी शक्ति अपन लिखेंगे संसद में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो दूसरा अपन लिख देंगे सदस्य मनोनीत करने की शक्ति। देखो अपन ने पहले भी देखा था, लोकसभा में तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो लोकसभा में तो कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 और राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 सदस्य कौन से मनोनीत करेगा? ये एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो इंडियन कह दो चाहे आंग्ल भारतीय कह दो। राज्यसभा में 12 सदस्य कौन से मनोनीत किए जाते हैं? जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हो। मतलब इन 4 क्षेत्रों से संबंधित अगर कोई व्यक्ति होगा तो ऐसे 12 व्यक्तियों को तो राष्ट्रपति कहां मनोनीत करेगा? राज्यसभा में। और यदि कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन होगा तो ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति कहां मनोनीत करेगा? लोकसभा में। तो ये लिखेंगे अपन किसमें? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति में। तो इसमें देखना कैसे लिखना अपने को, इसमें लिखना राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय लिख दो चाहे एंग्लो इंडियन लिख दो, 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। जो कौन से 12 सदस्य मनोनीत होंगे? जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हो, या समाज सेवा के क्षेत्र से हो। ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा कहां? राज्यसभा में। तो ये हो गया दूसरी विधायी शक्ति कौन सी? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब तीसरी विधायी शक्ति अपन देखेंगे। तीसरी विधायी शक्ति है विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तो तीसरी विधायी शक्ति क्या हो गई? विधेयक पर हस्ताक्षर करना। इसको थोड़ा ढंग से समझना आप लोग। देखो, एक तो होता है विधेयक। ये विधेयक ही बाद में जाके क्या बन जाता है? कानून। विधेयक ही बाद में जाके क्या बनेगा? कानून बनेगा। अब हमें पता है कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। अब इसका मतलब समझना, जैसे लोकसभा, एक दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। कोई विधेयक है, विधेयक कह दो चाहे कोई प्रस्ताव कह दो, ठीक? वो विधेयक या प्रस्ताव यदि लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, तो वो विधेयक या प्रस्ताव किसके पास आएगा? राज्यसभा के पास। यदि राज्यसभा ने भी उस विधेयक या प्रस्ताव को पास कर दिया तो उसके बाद वो विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। फिर उस विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। देखो, थोड़ा सा अंतर हुआ विधेयक और कानून के बीच। क्या अंतर हुआ? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले तक वो प्रस्ताव क्या कहला रहा था? विधेयक। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो क्या कहलाने लग जाता है? कानून। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। विधेयक पर हस्ताक्षर करते ही वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इसकी डिटेल लिखते हैं पर थोड़ी।
इसमें लिखना आप कोई भी विधेयक जब लोकसभा व राज्यसभा से पारित हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो वह विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक पर सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस बताओ, इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति किसके पास हुई? राष्ट्रपति के पास हुई। 3 विधायी शक्ति हो गई है। चौथी विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो चौथी विधायी शक्ति देखना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो अध्यादेश क्या होता है? एक तो अपन देखते हैं कानून। कानून तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अब संसद कानून कैसे बनाती है वो अपन इससे पहले वाले पॉइंट में देख चुके। लोकसभा और राज्यसभा विधेयक को पारित करेंगे, फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश भी एक तरह का कानून ही होता है, लेकिन अध्यादेश जो होता है ना वो टेम्परेरी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। देखो कब ये जारी किया जाता है? जैसे लोकसभा और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। ये संसद के क्या है? 2 सदन है। अब संसद में लोकसभा में भी 545 सदस्य हैं वर्तमान में, राज्यसभा में भी 245 सदस्य हैं, तो हर समय तो इनकी बैठक हो नहीं सकती। अब भारत में तो कानून कब बनेगा? जब इस संसद की बैठक हो तभी तो कानून बनेगा ना, क्योंकि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठकें होंगी, जब इनका अधिवेशन होगा तभी तो कानून बनाया जाएगा। लेकिन कई बार आप ये सोचो, लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद की बैठक नहीं हो रही, उस समय अर्जेंट आवश्यकता हो जाए किसी कानून बनाने की, तो उस समय घर जाके थोड़ी बुलाया जाएगा कि हाँ भाई लोकसभा के सदस्य आप आओ कानून बनाते हैं, राज्यसभा के सदस्य आप आओ हम कानून बनाते हैं। तो अचानक से जब आवश्यकता पड़े किसकी? कानून निर्माण की अचानक से आवश्यकता पड़े और उस समय संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति अकेला भी कानून बना सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को ही क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। तो इसमें आप लिखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा? जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो और कानून बनाना अति आवश्यक हो। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, अधिवेशन नहीं चल रहा हो तथा कानून निर्माण की आवश्यकता हो, कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति द्वारा जो कानून बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे ही अध्यादेश कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। समझ गए? तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। देखो पहले तो अपन ने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां देखी थी, वो कितने थी? 4। फिर अपन ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देख ली, वो भी कितनी? 4। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति।
वित्तीय शक्ति, चौथी होगी न्यायिक शक्ति। उसमें अपने को ये चार चार ये पॉइंट नहीं है, बस केवल एक एक दो दो लाइनों की है वो। जैसे तीसरी है कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति, ये राष्ट्रपति की तीसरी सामान्यकालीन शक्ति हो गई। अब वित्तीय शक्ति में देखना होता है क्या है कि जो वित्त मंत्री जो होता है, वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष लोकसभा में बजट पेश करता है। बजट के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है, पहले मैंने आपको बताया था। बजट क्या होता है, बजट वो होता है जिसमें एक साल के आय तथा व्यय का उल्लेख किया जाए, वही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और ये बजट हमेशा कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। ध्यान रखना, बजट पहले कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होता। तो बजट कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। बजट पेश करेगा कौन, वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। अब इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कहां हुई, तो राष्ट्रपति की शक्ति ये हुई कि वित्त मंत्री जो लोकसभा में बजट पेश करता है, वो बजट किसके नाम से होता है, वह बजट राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो ये किसकी वित्तीय शक्ति हो गई, राष्ट्रपति की। तो इसमें आप लिख देना, प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है, लोकसभा में बजट पेश करता है, जिसमें अब बजट में अपने को पता है किसका उल्लेख होता है, आय तथा व्यय का, जिसमें आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। ये तो हो गया बजट। लेकिन अभी तक अपने को ये पता नहीं चला कि इसमें राष्ट्रपति की क्या शक्ति हुई। तो लास्ट में ये जरूर लिखना, यह बजट किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। यह बजट राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसका मतलब किसकी वित्तीय शक्ति हो गई, राष्ट्रपति की। ये कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति। बस वित्तीय शक्ति में इतना सा उल्लेख करना है, इसमें कोई 2 3 या 4 पॉइंट अपने को नहीं लिखने। राष्ट्रपति की जो चौथी शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। चौथी और लास्ट राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्ति है वो कौन सी है, न्यायिक शक्ति। तो देखो न्यायिक शक्ति में 2 पॉइंट लिखना है आपको। एक तो अपन ने पहले भी उल्लेख कर लिया, सर्वोच्च न्यायालय जो देश में एक न्यायालय होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, पूरे देश का एक ही होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में होता है उच्च न्यायालय। तो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो एक तो यह आपको इसमें बताना है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। दूसरा देखो, वैसे निर्णय सुनाने की जिम्मेदारी हमेशा न्यायपालिका की होती है। किसी व्यक्ति ने अपराध किया, मामला हमेशा किसके पास जाएगा, न्यायपालिका के पास जाएगा। न्यायपालिका सजा सुनाती है कि भाई इस व्यक्ति को 2 साल जेल की सजा, 5 साल, जितने भी न्यायपालिका सजा सुनाए, सजा देने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का है। लेकिन न्यायपालिका ने जो सजा दी, उस सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की कौन सी दूसरी न्यायिक शक्ति। तो इसमें आप लिख सकते हो, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति की दूसरी क्या हो गई, न्यायिक शक्ति हो गई।
इसी के साथ अपना राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां थी उनकी चर्चा कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन की चर्चा और करेंगे आज अपना आज की क्लास में, वो होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। फिर राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद में लास्ट अपना जो इस लेसन में बचेगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो करेंगे अपन लास्ट जो वीडियो बनेगा उसमें। तो आज वाले वीडियो में अपन 1% की और चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर ही लोगे। सामान्यकालीन शक्तियों को अपन ने 4 भागों में पढ़ा है। पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति और चौथा न्यायिक शक्ति। तो ये क्वेश्चन बनता है कितने नंबर का? 7 नंबर का। अब इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करो। ध्यान रखना, आपातकालीन शक्तियां पूछ ले या आपत कह दो चाहे संकट कह दो, एक ही बात है। आपातकाल को अपन कह सकते हैं क्या? संकटकालीन शक्तियां, एक ही बात है। थोड़ा वर्ड का ध्यान रख लेना। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों या फिर संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख करो। तो अब इसका आंसर देखो। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखना कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल के कोष्टक में आप अनुच्छेद जरूर लिखोगे, अनुच्छेद 352। ध्यान रखना, पॉइंट लिखो तो पॉइंट के कोष्टक में अनुच्छेद जरूर लिखोगे। तीनों के कोष्टक में कितनी शक्तियां पढ़ेंगे अपन? 3। तो पहली तो हो गई राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा है संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल का है अनुच्छेद 356। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति की कितनी आपातकालीन शक्तियां हो गई? 3 आपातकालीन शक्तियां हो गई। तीनों का अब अपने को क्या करना है? विस्तृत उल्लेख करना है, इनका वर्णन करना है। सबसे पहले देखेंगे अपन राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान रखना, पैराग्राफ के रूप में इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखोगे आप। एग्जाम में भी जब आपसे पूछा जाए या फिर आप नोट्स भी बनाओगे तो जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं वैसे आप लोग भी इसका आंसर लिखोगे। चलो इसको तो मिटा देता हूं मैं यहां तक, और फिर अपनी हेडिंग होगी क्या? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, पहला बड़ा पॉइंट लिख देना। फिर वो होगा क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान का जो अनुच्छेद आता है 352। ध्यान रखना, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कौन से नंबर के अनुच्छेद में है? 352। चलो इसका उल्लेख देखते हैं अपन। पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, पहले तो देख लो एक बार, इसको अपन देख लेते हैं। देखो 3 परिस्थितियां हैं, या तो भारत का किसी देश के साथ क्या हो जाए? युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी देश हमारे पे क्या कर दे? आक्रमण कर दे, तो उसे क्या कहेंगे अपन? बाहरी आक्रमण। या फिर देश में कहीं भी क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बताओ आपत की स्थिति आई कि नहीं आई अपने राष्ट्र के लिए? अगर इन तीनों में से कोई सी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, युद्ध हो जाए, कोई बाहरी देश अपने पे आक्रमण करता है, या फिर देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब हथियारों के साथ विद्रोह आंदोलन हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे राष्ट्र पे क्या आ गई? आपत आ गई। तो इन तीनों में से कोई सी भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति हमारे देश में क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र में क्या आ गई? आपद आ गई। तो पहला पॉइंट तो ये लिखोगे आप लोग। तो इसको लिखना आप
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अब अपनी किताब में एक बात और दे रखी है, इसी पॉइंट के कोष्टक में थोड़ा अपन लिख के थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, तब अनुच्छेद 352 में ये लाइन लिखी हुई नहीं थी। तब क्या लिखा हुआ था? पहले की बात कर रहा हूं मैं, अब तो ये लिखा हुआ है अपने संविधान में। पहले क्या लिखा हुआ था? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति। इसकी जगह क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति की स्थिति होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। मतलब कंप्लीट ये की ये लाइन थी, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति, ये लिखा हुआ था। अब ये लिखा हुआ था तो फिर इसका मतलब इसको आंतरिक अशांति वर्ड को उठा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया क्या? सशस्त्र विद्रोह। अब ये हटाया गया, नया शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब संविधान में क्या हुआ? संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। ये ध्यान रखना आपको कि कौन से नंबर का वो संविधान संशोधन था। वर्तमान में 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। ये जो हुआ था वो था 44वें नंबर का, जो 1978 में हुआ था। 1978 आपको याद नहीं रखना, केवल ये ध्यान रखना है 44वां। तो यहां कोष्टक में लिख देना, पहले पॉइंट में ही बनाना आपको ये कोष्टक, ये लिख देना 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये आपको पहले पॉइंट के कोष्टक में लिखना है। तो समझ गए पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में अब तक अपन ने ये देखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएगा, समझ गए बात। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना आप। देखो, ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो जाए लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएगा? जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि हाँ भाई राष्ट्रपति महोदय आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा। किसकी लिखित सिफारिश के बाद लगाएगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद। तो दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, समझ गए बात। चलो ये भी हो गया। मंत्रिमंडल ने लिख कर दिया किसको? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति ने लगा दिया क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रपति ने लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी 1 महीने के अंदर अंदर उस राष्ट्रीय आपातकाल को किसकी मंजूरी मिलना आवश्यक है? संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है। ध्यान रखना पूरा एक एक वर्ड कि भाई 3 परिस्थितियां होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। अपन ने तीनों परिस्थितियां लिख ली। दूसरे पॉइंट में लिखोगे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही लगाएगा। तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि भाई राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया उसको 1 महीने के अंदर अंदर किसकी मंजूरी है, किसकी अनुमति मिलनी चाहिए? संसद की अनुमति मिलनी चाहिए। और संसद जब इसको अनुमति दे देती है तब राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक रखता है? 6 महीने तक रहता है। तो तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे
इसे इसे मतलब राष्ट्रीय आपातकाल को, इसे 1 माह के अंदर अंदर, मतलब जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया ना, उसके बाद 1 माह के अंदर अंदर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है। संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार संसद की मंजूरी मिलने पर, एक बार संसद की मंजूरी मिलने पर यह आपातकाल 6 माह तक रहता है। कब तक रहता है? 6 माह तक रहता है। अब एक चीज सोचो, जरूरी थोड़ी है 6 महीने में युद्ध खत्म हो जाए, हो सकता है युद्ध तो 1 साल 2 साल तक भी चल जाए, फिर आगे क्या होगा? तो एक बार संसद ने मंजूरी दी, आपातकाल कितने समय तक रहा? 6 महीने तक रहा। फिर यदि और आपातकाल आगे बढ़ाना हो तो फिर संसद इसे और आगे बढ़ा देगी, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। हो सकता है फिर भी युद्ध खत्म नहीं हुआ, फिर इसे आगे बढ़ाएगी कौन? संसद। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ऐसे संसद इसे 6-6 महीने आगे बढ़ा सकती है। तो इसे में आगे लिखना, संसद इसे 6-6 माह आगे बढ़ा सकती है। ये हो गया कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में एक चौथा पॉइंट और लिखोगे आप, लोकसभा सामान्य बहुमत से इस आपातकाल को हटा सकती है। ये कौन सा आपातकाल हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अपना कंप्लीट। 3 प्रकार के आपातकाल थे, उसके बाद में पर चर्चा करेंगे कौन से आपातकाल की? संवैधानिक आपातकाल। पहला आपातकाल शायद आपको कंफर्म हो गया होगा, एक बार उसको देखना। अपने 4 पॉइंट लिखे हैं, उसको याद कैसे रखोगे आप? सबसे पहले तो 3 परिस्थितियां। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें पर युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। पहला पॉइंट तो। दूसरा, राष्ट्रपति क्या अपनी मनमर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? नहीं लगा सकता। किसकी लिखित सिफारिश पर लगाएगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लगा तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने जब ये लगाया उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर, तीसरे पॉइंट में अपने को लिखना है किसकी मंजूरी चाहिए? संसद की। संसद की मंजूरी के बाद 1 महीने में तो संसद की मंजूरी चाहिए, संसद की मंजूरी के बाद कितने महीने के लिए रहेगा? 6 माह के लिए। और फिर आगे बढ़ाती जाएगी कौन? संसद। कितने थे माह? 6-6 माह संसद इसे आगे बढ़ाती जाती है। लास्ट पॉइंट लिखा था, इसको उठाने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास। तो ये 4 पॉइंट तो किसके हो गए अपने? राष्ट्रीय आपातकाल के। दूसरा आपातकाल है कौन सा? संवैधानिक आपातकाल। अब इसमें देखना आप, देखो भारत में एक तो आती है केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार को भी जो कार्य करना पड़ता है वो किसके अनुसार करना पड़ता है? राज्य सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब सुनना, इसमें यदि कोई राज्य सरकार है, चाहे राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, कोई सी भी राज्य सरकार हो, यदि वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो उस राज्य में राष्ट्रपति क्या लगा देता है? संवैधानिक आपातकाल।
अपने आप वर्ड से ही समझ में आ रहा है कौन सा आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। मतलब राज्य की सरकार यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो क्या लगेगा, संवैधानिक आपातकाल। तो पहले पॉइंट में लिखोगे आप, यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगा देता है, संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है। समझ गए बात? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट देखो, पहला जो अपन ने 352 वाला अनुच्छेद 352 वाला आपातकाल, उसमें तो अपन ने तीसरा पॉइंट ये लिखा था कि 1 महीने के अंदर अंदर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए, मंजूरी के बाद 6 महीने के लिए रहता है। यहां पर लिखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए और फिर 6 महीने के लिए रहता है। तो 6 महीने वाला प्रावधान तो दोनों में समान है। वहां लिखा था 1 महीने के अंदर अंदर संसद की मंजूरी और यहां लिखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर संसद की मंजूरी। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, इसे मतलब संवैधानिक आपातकाल को, इसे 2 माह के अंदर अंदर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है। फिर आगे वो क्यों बात लिखेंगे, ध्यान रखना, आगे वहां भी अपन ने लिखा था कि एक बार, और यहां भी वही लिखेंगे, एक बार संसद की मंजूरी के बाद, संसद की मंजूरी के बाद यह आपातकाल कितने माह तक, 6 माह तक रहता है। फिर वही बात, वहां भी अपन ने ये लिखा था कि संसद इसे 6 माह आगे बढ़ा सकती है। यहां भी क्या लिखेंगे, संसद इसे, ध्यान रखना वो क्यों बात आ रही है, केवल यहां 2 महीने लिखा था और वहां उसमें कितना लिखा था, 1 महीने, और कंप्लीट वो क्यों लाइन है, संसद इसे 6 माह आगे बढ़ा सकती है। एक लास्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि यह आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। वहां पर ने ध्यान रखना, ये नहीं लिखा था कि अधिकतम 3 वर्ष तक या 3 साल तक रह सकता है। ये बात अपन केवल इसी में लिखेंगे, किसमें, संवैधानिक आपातकाल में। यह आपातकाल अधिकतम 3 साल तक रह सकता है। ये हो गया कौन सा आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। 3 ही पॉइंट है, बहुत आसान है। यदि राज्य सरकार, पहला पॉइंट तो, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो उस राज्य में क्या लगा देता है, राष्ट्रपति, संवैधानिक आपातकाल। दूसरा पॉइंट है, 2 महीने के अंदर अंदर किसकी मंजूरी मिले, संसद की मंजूरी मिले, और संसद की मंजूरी मिल गई तो कितने महीने के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा, और फिर संसद इसे 6 माह आगे बढ़ा सकती है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है, अधिकतम कितने साल तक, 3 साल तक। ये हो गया कौन सा आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। तीसरा और लास्ट है कौन सा आपातकाल, यहां ध्यान रखना मैंने चेंज नहीं किया था, यहां संवैधानिक आपातकाल में कितना था, अनुच्छेद 356। तीसरे आपातकाल की अपन चर्चा करेंगे, वो कौन सा होगा अब, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये एकदम आसान है। पहला पॉइंट तो, अब वित्तीय आपातकाल अपन खुद समझते हैं, अगर देश में वित्त का संकट हो जाए, पैसे का संकट आ जाए तो कौन सा आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा।
बस इसमें आगे अपने को कुछ याद नहीं रखना। दूसरे पॉइंट में अपन केवल ये लिखेंगे यह आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, क्योंकि भारत के सामने कभी ऐसी मजबूरी नहीं आई कि उसे वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। 2 ही पॉइंट लिखेंगे इसमें अपन। पहला तो यदि देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। समझ गए बात? आसान से है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी आसान ये लिखना है कि यह आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा। यह आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा। और इसी के साथ अपना वित्तीय आपातकाल कंप्लीट। इसी के साथ अपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कंप्लीट। राष्ट्रपति के 2 प्रकार के प्रश्न थे अपने, दोनों प्रकार के प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियां था और दूसरा आपातकालीन शक्तियां। अब अपने इस लेसन की चर्चा होगी, केवल एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न और बाकी है, जो अपना लास्ट जो वीडियो बनेगा इस लेसन का उसमें अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।